नमस्कार। नमन पटल, नमन माँ शारदे, शुभ संध्या। सभी को सादर अभिवादन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी सुधीजनों को मैं सादर अभिवादन करती हूँ। मुझे यहाँ पटल पर कोई दिखाई दे नहीं रहा है, फिर भी वक्त तो हो गया, वक्त कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसीलिए मैं कार्यक्रम की शुरुआत कर देती हूँ। माँ शारदे, माँ गौरी हम सब में दया का भाव भर दे ताकि हम हिंसा से स्वयं को दूर रख सकें। किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें। बड़ा ही सटीक और बड़ा ही अहम विषय है, जिसकी शुरुआत करती हूँ मैथिली शरण गुप्त की इस रचना से, जो यहाँ बहुत ही सटीक बैठती है। सब तीर्थों का एक तीर्थ ये, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत है, अपने मन के चित्र बना ले हम। और सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। हाँ, मुझे एक भैया, रतिराम भैया, और एक दीदी दिख रही हैं। दोनों को सादर अभिवादन। हमारा ये शरीर जो है ना, वो तीर्थ है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन इसमें बहुत सारे विकार भी हैं, जिनमें एक जो बहुत बड़ा विकार है वो है मन में हिंसा का भाव होना। और इस भाव के पीछे कौन से दुर्भाव होते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, लालच, लोभ, अति महत्वाकांक्षा। इन सब के अतिरेक से मन में हिंसक विचार उठने लगते हैं, और कब हम हिंसक बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। मैं आपको बता दूं कि हिंसा सिर्फ मारना पीटना ही नहीं होती है। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से होती है। तो हमें मन को नियंत्रण में रखना है। योग, ध्यान, स्वाध्याय, अच्छी अच्छी अभिरुचियों को अपनाकर वचन या वाणी पर नियंत्रण रखना है। कहा गया है ना कि कागा का को लेत है, कोयल का को देत, और मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर लेत। और हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? सत्य, लेकिन सत्य के साथ प्रिय। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। क्योंकि अपशब्द किसी को भी भावनात्मक चोट अगर पहुंचाते हैं तो वो भी हिंसा ही होती है। और कर्म से तो हिंसा होती ही है। तो कर्म को अंजाम देने से पहले 4 बार स्वस्थ दिमाग से सोचना ज़रूरी है। आजकल तो हर इंसान नाक के ऊपर गुस्सा रख कर चलता है। गुस्सा बहुत बड़ा सोर्स है हिंसा का। जाति के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पर हिंसात्मक उन्माद, प्रादेशिक सीमाओं के नाम पर हिंसा, और तो और प्रेम जैसी पवित्र भावना की आड़ में हिंसा, प्रेम के रूप में हिंसा का खूनी खेल इस युग की बहुत ही शर्मनाक देन है। प्रेम की दीवानगी में विष का प्याला पीते देखा है। प्रेम की दीवानगी में विष का प्याला पीते देखा, लेकिन ये कौन सा प्रेम है जनाब, जहाँ अपने ही प्रेम को टुकड़ों टुकड़ों में काटते देखा है। तो ये है हिंसा, हिंसा और हिंसा का दौर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हिंसा की भावना आज ही है। हिंसा की भावना इंसान में हमेशा से रही है, लेकिन आज मीडिया के चलते ये सारे काम जो है वो बाहर आते हैं। और आज हिंसा पर नियंत्रण पाने के बहुत सारे उपाय भी हमारे सामने हैं। हिंसा कई तरह की होती है। जी हाँ, हिंसा कई तरह की होती है, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, और यौन उत्पीड़न भी हिंसा का एक प्रकार है। अत्यधिक हिंसक प्रवृत्ति का कारण पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक
स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। ये है मनोवैज्ञानिक धारणा। हमारी सामाजिक सोच भी हिंसा का कारण है। हमारे घरों में महिलाओं के साथ अक्सर घरेलू हिंसा होती है जो अनकही अनसुनी ही रह जाती है। कारण क्या है? पुरुषवादी सोच। लेकिन हाँ, महिलाएं भी महिलाओं के साथ हिंसा करती है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं करती है, तो सिर्फ पुरुषों को दोष देना भी यहाँ बेकार है। हालांकि 1947 में आज़ादी के साथ स्त्री पुरुषों के अधिकार में संवैधानिक समानता दे दी गई थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो संवैधानिक आज़ादी मिल गई थी, स्त्री और पुरुषों के अधिकार समान थे। लेकिन व्यवहार में इस बराबरी का उपयोग नहीं होता और घरेलू हिंसा जो महिला का जीवन, स्वतंत्रता और समानता के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। बहुत से रूढ़िवादी घरों में आज भी बिना माँ की रजामंदी के ही उसके गर्भस्थ शिशु का, अगर वो कन्या है तो उसके गर्भस्थ शिशु को गिरा दिया जाता है, उसके गर्भस्थ भ्रूण को गिरा दिया जाता है, दहेज के लिए उसे तंग किया जाता है। तो ये सब सामाजिक हिंसा है। इसमें कोई किसी को मार नहीं रहा है, लेकिन जब हम किसी के मन को प्रताड़ित करते हैं तो वो इंसान को मेंटली सिक बना देता है, उसे डिप्रेशन में ले जा सकता है, उसके व्यक्तित्व का सामान्य विकास अवरुद्ध कर सकता है। और ऐसा जो इस तरह के व्यवहार के जो सोर्स हैं वो हिंसा की श्रेणी में आते हैं। घर में एक और तरह की हिंसा होती है, वो होती है घरेलू हेल्पर्स के साथ। मेरे पहले कई लोग इस विषय पर बोल चुके हैं, तो लगभग सारी बातें बोली जा चुकी ही होंगी। मैंने सबको सुना नहीं है, कुछ एक को सुना है, लेकिन मैं इसको वाइडर विशद रूप में हिंसा विषय को मैं ले रही हूँ, जिसमें सिर्फ पारंपरिक उदाहरण ही नहीं, व्यवहारिक बातों को भी मैंने इसमें शामिल किया कि हिंसा के बहुत सारे रूप हैं, बहुत बहुत तरह से हिंसा होती है। और आज कानून ने बहुत सारे व्यवहार को, जहाँ हम शारीरिक क्षति सीधे तौर पर नहीं पहुँचाते, लेकिन क्षति पहुँचाते इंसान के व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को, उसकी सोच को, तो वो भी कानूनी तौर पर हिंसा के क्षेत्र में आता है। और हमें हर तरह की हिंसा से दूर रहना है। तो जाहिर है कि इन सब चीज़ों को भी विषय में शामिल करना ही होगा। तो मैं कह रही थी कि घरेलू हिंसा जो है ना, कामकाजी हेल्पर्स जो होते हैं उनके साथ आए दिन बड़े सुनने मिलते हैं सब किस्से। घरेलू कामकाज नौकर नौकरानियों को मारा पीटा जाता है, उनका मेहनताना रोक दिया जाता है, उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता, उन्हें बेच भी दिया जाता है, तो उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट भी किया जाता है। तो ये वो हिंसा है जो बहुत ही अमानवीय है। एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। हमारे सामने एक 3 मंजिला घर हुआ करता था, उसमें एक काम करने वाली छोटी सी लड़की थी, शायद रही होगी 9-10 साल की। तो वो लड़की दिन भर काम करती रहती, बस रहती, इतना ही हमको पता था। एक दिन क्या हुआ, वो बच्ची दौड़ते दौड़ते मेरे घर में आई बोलने के लिए कि आंटी कोई बर्नोल या बोरोलिन कुछ है क्या। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोली मेरा हाथ जल गया, वो फ्रॉक की किनारे से ऐसे हाथ को ढके हुए थी। तो मैंने कहा ठीक है बर्नोल लाती हूँ, जले हुए पे लगा देती हूँ। बर्नोल जैसे मैं लगाई तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और तो मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, कैसे हो गया? हमको पता था कि वो उनकी हेल्पर है, घर में काम करने वाली बच्ची है वो। तो मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, कैसे हो गया, और तुम्हारी दीदी नहीं है क्या घर पे? वो अपनी मालकिन को दीदी बोलती थी। तो मैंने कहा तुम्हारी दीदी नहीं है क्या घर पे? तो बोली नहीं, वो लोग बाहर गए, इसीलिए मैं दौड़कर यहाँ आई हूँ, बहुत जल रहा है, आप दवाई लगा दो और मेरी दीदी को बताना मत। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोली कल चावल की मार निकाली थी। लोग क्या करते हैं, बड़े टोपिए में चावल पकाते हैं, ढक्कन से ढक के साइड टेढ़ा करके उसकी मार निकालते हैं दूसरे बर्तन में। तो बोली मैं मार निकाल रही थी, अचानक दीदी लोग आ गए, 2-3 बार घंटी बजी, मुझे खोलने में देरी हो गई। जैसे ही देरी हो गई तो मैं जब मार निकाल चुकी, नहीं तो चावल गल जाते, तो मैं मार निकाल के जैसे ही दरवाज़ा खोलने गई तो दीदी ने मुझसे पूछा, और जैसे ही मैंने बताया तो वो गुस्से में आई, सीधे दौड़ते हुए रसोई में उस मार की भगोनी में मेरा हाथ डुबो दिया। अब आप देखो, मैं सुनी तो मेरी आंख में आंसू निकल गए। आप छोटी सी पराए घर की 9-10 साल की मासूम को रखते हो घर में,
और उसके साथ इस तरह का अमानवीय कृत्य करते हो। ये जो हिंसा है ना, उसने मुझे बोल दिया, लेकिन उसने मुझे कसम दी कि आप दीदी को मत बोलना, नहीं तो वो मुझे पीट के रख देगी, और मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है, मैं किसके पास जाऊंगी। तो इस तरह की हिंसा कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इस तरह कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि जितना इंसान में दिमाग है उतना ही इंसान ही उतना बददिमाग भी होता है। पशुओं का व्यवहार हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इंसानों के व्यवहार कब किस रूप में आ जाए उसकी कोई गारंटी दी नहीं जा सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें ताकि हिंसक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाया जा सके। एक और देखिए, जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया है उनको भी समाज में मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ता है। किसी शुभ काम में उन्हें सामने नहीं आने दिया जाता, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो सामने आई अगर शुभ काम में तो काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मनहूस माना जाता है, उन्हें पति को खा जाने वाला माना जाता है। इस तरह के ताने आज के दौर में भी जहाँ हम बोलते हैं स्त्री पुरुष बराबर है, इस तरह के ताने दिए जाते हैं। और इस तरह के ताने सुन सुन के जो औरत है जिसने अपने पति को खो दिया है, वो विधवा महिला एकदम मानसिक रूप से टूट जाती है, कितना अकेले पड़ जाती है वो। अब आप सोचिए कि किसी ने अपने पति को खो दिया, इसमें उस औरत का क्या दोष है? वो भी तो उसने भी तो सबसे बड़ी चीज़ तो उसने ही खोई है ना। तो उसको ताने देना बहुत बड़ी मानसिक हिंसा है। इसके अलावा अपने ही बच्चों के बीच तुलना करना। मुझे किसी के कोई मैसेज दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी आवाज़ पहुंच भी रही है आप तक कि नहीं। सिर्फ मुझे 2 लोग दिख रहे हैं पटल पर। हाँ, तो अपने ही बच्चों के बीच तुलना करना, कभी सुंदरता को लेकर, कभी योग्यता को लेकर। तो हम क्या करते हैं, बच्चे की भावनात्मक हिंसा कर रहे होते हैं। यही नहीं, हम अपने बच्चों के बीच आपसी ईर्ष्या का बीज भी बो रहे होते हैं। अब देखिए ना, एक तो हमने जिस बच्चे को नीचा करके आंका उसके साथ मानसिक हिंसा की। अब जो नीचा करके आंका गया वो बच्चा अपने से सुपीरियर, जिसको उसके माता पिता सुपीरियर समझते हैं, उस भाई या बहन के प्रति एक ईर्ष्या का भाव अपने मन में पालने लगेगा, और हो सकता है कि वो ईर्ष्या का भाव हिंसा में भी बदल जाए, क्योंकि हिंसा अपने आप में कुछ नहीं है, वो बहुत सारे दुर्भावों की परिणति, दुर्भावों का क्लाइमेक्स है हिंसा। तो इस तरह भी हम बच्चे की भावनात्मक, मानसिक, संवेगात्मक हिंसा करते हैं और अपने ही बच्चे में ईर्ष्या के बीज बो रहे होते हैं। आपने हॉस्टल्स में देखा होगा रैगिंग के नाम पर हिंसा का कैसा तांडव चलता है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक फ्रेशियर को, ये हमारे परिचित था ये परिवार, उसके फ्रेशियर को NIT में लेटाकर उसके ऊपर से मारुति गाड़ी निकाल दी गई। उसके शरीर की मात्र 21 हड्डियां टूटी। अब 21 हड्डियां टूटा हुआ वो बच्चा जीवन में क्या करने लायक बचा? आप ये सोचिए, इतने तगड़े प्रतियोगी परीक्षाओं को पार करके बच्चों को अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, उसके बाद उसके ऊपर से आपने रैगिंग के नाम पे गाड़ी निकाल दी। वो बच्चा तो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया। उसके माता पिता को फ़ोन करके बुलाया गया कि आप अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ। तो देखिए ना, ये असल में जो रैगिंग क्या था कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे हल्के फुल्के माहौल में हंसी मजाक के साथ, छुटपुट हंसी मजाक के साथ उनसे परिचय किया जाए। लेकिन ये जो परिचय है, ये परिचय आज परिचय नहीं रहा, ये बड़ा हिंसात्मक हो गया है। और हालांकि एंटी रैगिंग सेल हर कॉलेज में होते हैं, अब तो स्कूल्स में, बोर्डिंग स्कूल्स में भी होने लगे, लेकिन फिर भी इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं होती तो बहुत होंगी, लेकिन बच्चे डर से बोलते नहीं हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उनके ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सीनियर जमा करके रख देते हैं कि अगर हमारी शिकायत की
तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हम देंगे ही नहीं। अब वो बच्चा कॉलेज से आ भी गया तो उसको तो किसी और कॉलेज में एडमिशन मिलना नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो बच्चे दबा जाते हैं, लेकिन बहुत फिर भी कुछ एक बातें बाहर आती है तो उस हिंसा से उसको देखकर, टीवी पर देखकर या अखबारों में पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना जो हिंसक भाव है वो युवाओं में कहाँ से आता है। संस्कारों में कमी है, परवरिश में कमी है, शिक्षा में कमी है, कहाँ है कमी। इस हिंसक व्यवहार की जड़ें आखिर कहाँ पर है, ये सोचने का विषय है। हिंसा हिंसा का शिकार जो वो घर के बुजुर्ग भी होते हैं, क्योंकि उनकी सोच जो उनके बच्चों की सोच से मेल नहीं खाती। वो पुराने ढंग से सोचते हैं, नई टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, नए फैशन नहीं जानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बुज़ुर्गों की भी इस तरह अवहेलना की जाती है, इतनी अवहेलना की जाती है कि ऐसा लगता है कि उनका भावनात्मक शोषण हो रहा है। वो भी एक तरह की हिंसा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी छोटी सी रचना इस पर सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है सवाल अपडेट करने का। बच्चे हमेशा बोलते हैं ना बड़ों को, अपने आप को अपडेट करो अपडेट करो। इसी पे मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। नादान वो नहीं जो कुछ जानता नहीं, नादान वो नहीं जो कुछ जानता नहीं, बल्कि नादान वो है जो ये मानता कि वो सब कुछ जानता है। क्योंकि ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं, ना कोई ओर छोर, ना कोई घाट किनारा, ना कोई प्रारूप स्वरूप आकार प्रकार। कब कोई कैद कर सका है ज्ञान को डिग्रियों या पाठ्यक्रमों में। डिग्रियां हो सकती है पाठ्यक्रमों में कैद, या कि पाठ्यक्रम हो सकता है डिग्रियों में कैद, मगर ज्ञान वो तो अनंत है, असीम है, निरंतर है। बिखरे पड़े हैं ज्ञान के मोती यहाँ से वहाँ तक, यत्र तत्र सर्वत्र, समंदर की गहराइयों से लेकर आसमां की ऊंचाइयों तक, या गहराइयों और ऊंचाइयों से भी परे। अनेकों दीप टिमटिमा रहे हैं ज्ञान की लौ से भरे। इस जहाँ से उस जहाँ तक, उस जहाँ के भी उस पार फैला है ज्ञान का विस्तार। अदृश्य ज्ञान कलियाँ खिलने को आतुर, पशु पक्षी पेड़ पौधे नदी बावड़ी झरने पहाड़, समझो तो ये सब है ज्ञान की असल किताब। और फिर जिंदगी, उससे बड़ी ज्ञानशाला कहाँ। जो जिंदगी ने सिखाया वो पढ़ोगे कहाँ। बच्चे कहते हैं स्वयं को अपडेट करो, वक्त के हिसाब से चलो। लेकिन सवाल उठता है कि जो कल तक अपडेटेड था आज वो बैकडेटेड हो गया, तो जो आज अपडेटेड है क्या कल वो बैकडेटेड नहीं होगा। सीखना आधार है ज्ञान का, सीखना सतत प्रक्रिया है ताउम्र चलने वाली, जो कैद नहीं किसी पैरामीटर में। जीवन का हर पल बहुत कुछ सीख दे जाता है और अनजाने ही आपकी झोली कीमती अनुभवों से भर जाता है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी बुजुर्गों के अनुभव किसी को नहीं चाहिए। अभी तो हमारा गूगल गुरु जिंदाबाद, सारी चीज़ों का हल हम गूगल में ढूंढते हैं। गूगल वो एहसास कहाँ से लाएगा, ज़िंदगी जीने का भाव कहाँ से लाएगा। वो जो बुज़ुर्गों के जो चेहरे पे शिकन पड़ी हुई होती है ना, उसमें उनकी ज़िंदगी के बड़े अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभवों का निचोड़ होता है। वो जो असल जिए हुए अनुभवों की फीलिंग जो है वो गूगल कहाँ से लाएगा। लेकिन आज युवा ये बात नहीं समझते और वो क्या करते हैं ना, बच्चों को भी इस तरह ताने दे दे के उन्हें हीन भावना का शिकार बनाते हैं। और ये जो हीनता है ना, ये भी एक तरह की हिंसा है। हीनता, दूसरे में हीनता का भाव पैदा करना। आप किसी को मारते हैं वो तो हिंसा है ही, लेकिन आप किसी को आत्महत्या के लिए प्रोवोक करते हैं वो भी हिंसा ही है। और किसी भी तरह की हिंसा करने से हमको बचना है। तो देखिए ना, जो माता पिता आपको लायक बनाते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा आपके लिए करते हैं, अपनी जवानी मेहनत की भट्टी में झोंक देते हैं ताकि संतान कुछ बन जाए। वही संतान जब कुछ बन जाती है तो सबसे पहले इन्हीं माता पिता को दरकिनार करती है। तो मैं बोल रही थी ना कि ये हो गई भावनात्मक हिंसा। मैं एक ब्लॉग पढ़ रही थी। इस ब्लॉग में 15वीं शताब्दी के अंत में एक मध्यकालीन ईसाई विद्वान ने क्या कहा विवाह के बारे में। ईसाई विद्वान, ठीक है,
उसने क्या कहा है, विवाह के नियमों की एक उसने आचार संहिता दी है। उसमें कहा है, जब पति पत्नी को अपराध करते देखे तो पहली बार में ही उस पर हिंसक प्रहार ना करे। शुरू शुरू में से जोर से डांटे, डराए, धमकाए और तब भी काम ना बने तो छड़ी उठाए, उसे पीटे। और ऐसा करना ठीक है, क्योंकि आत्मा को नुकसान पहुंचाने और शरीर को छोड़ देने की अपेक्षा शरीर को पीटना और आत्मा को सुधारना बेहतर है। यानी पत्नी पीट कर पत्नी को सुधारेगा, उसकी आत्मा को सुधारेगा, रिश्ते को बचाएगा। देखिए, आप इस सोच को देखिए। अब मान लीजिए इससे उल्टा होता, यानी पत्नी अपने पति को अपराध करते हुए देखती तो क्या आचार संहिता बनती? क्या वो भी छड़ी लेके पीटती पति को? नहीं। हिंसा रिश्तों में सुधार का तरीका कभी नहीं हो सकता। किसने किसी को सुधारने के लिए हाथ में छड़ी उठाने का हक किसने किसको दिया है? ये बहुत गलत है। तो ये विचार है विद्वान के, क्या कहिएगा आप? इंसान का मन तो यूं भी सत रज तम तीनों का मिश्रण है। उस पर हिंसक विचारों या क्रियाओं का सपोर्ट करना किसी भी हाल में सही नहीं कहा जा सकता। किसी भी हाल में, जैसा कि मैंने कहा ना, छड़ी उठाना, पीटना, ये किसी भी हाल में सही संहिता, आचार संहिता हो ही नहीं सकती। हिंसा एक निगेटिव सोच है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बच्चे भी बड़े हिंसक होते हैं, स्कूलों में पिस्टल लेके चले जाते हैं, अपने बच्चे को गोली मार के आ जाते हैं। पहले हम विदेशों में इस तरह के कांड होते थे, ऐसा सुनते थे, हमारे देश में भी ऐसे कांड होने लगे हैं। तो क्यों इतने एग्रेसिव होते हैं बच्चे? एक डॉक्टर बता रहे थे, हमारे घरेलू डॉक्टर बता रहे थे कि वो सिजेरियन, बच्चे का जन्म सिजेरियन तरीके से करने में विश्वास नहीं करते, और जहाँ तक हो सके वो ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब नन्हा बच्चा जब दुनिया से पहला साक्षात्कार करता है, उस समय जब वो डॉक्टर के हाथ में औजार देखता है, शल्य क्रिया में औजार आते हैं, हाथ में रहते हैं, तो जब वो जन्म लेने के साथ साथ अपनी आंखें खोलता है औजारों को देखते हुए, तो आप सोचिए कि उसके मन की भावनाएं कैसी होती होंगी, कितना विचलित हो जाता होगा वो। बेशक हम नहीं समझ पा रहे हैं उसको, हमारे लिए वो मासूम है, अबोध है, अज्ञानी है, लेकिन बच्चा समझ रहा है। बच्चा तो गर्भ के अंदर भी सब समझता है, बच्चा समझ रहा है। और इसके डॉक्टर के कहे मुताबिक इसका दो तरह से असर होता है। या तो बच्चा शुरू से ही बहुत एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि उसने जन्म के साथ ही हिंसा देखी होती है। शल्य क्रिया यानी औजार हाथ में आना, यानी प्रहार होना, शरीर पर प्रहार होना, और वो हिंसा है। तो बच्चे ने जन्म के साथ हिंसा देखी, तो या तो वो स्वयं हिंसक हो जाएगा, गुस्सैल हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा, और या फिर वो बिल्कुल डरा हुआ दब्बू हो जाएगा। दोनों ही तरह से उसका जो व्यक्तित्व है ना, चाहे इस दिशा में जाए चाहे इस दिशा में, वो जो उसके व्यक्तित्व का विकास हो स्वाभाविक तो नहीं होगा, वो अस्वाभाविक होगा, या तो बहुत एग्रेसिव या तो बहुत दब्बू। जबकि जो आपके व्यक्तित्व का विकास है वो सहज, नॉर्मल होना चाहिए। तो देखिए आप कैसे प्रभावित करती है हिंसा। जबकि डॉक्टर के हिसाब से शल्य क्रिया एक आवश्यकता है अगर आपको सिजेरियन कराना है तो। लेकिन नन्हा बच्चा इस बात को नहीं समझता, पर वो उस चीज़ को महसूस कर सकता है, और वो सोच उसके अंदर, उसके मासूम मन में बैठ जाती है। तो अब ये हम मतलब हमारे सामने बात आती है कि हम क्या करें। चारों तरफ, हर तरफ हिंसा हो रही है, तो हम क्या करें? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, संवाद बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक समस्याओं का इलाज, सामाजिक समस्याओं का इलाज, मतलब हर समस्या का इलाज बातचीत से हो सकता है, सार्थक बातचीत हो। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हम बातें नहीं करते हैं, हम सिर्फ कुतर्क करते हैं। अगर सही दृष्टि से एक दूसरे का पक्ष सुनकर बात की जाए तो संवाद से ज़्यादा चीज़ों का हल निकल सकता है। इसके अलावा स्नेह। अतिव्यस्त माता पिता बच्चों को स्क्रीन टाइम दे देते हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, बड़ा सा एक टीवी खरीद के दे देते हैं, या फिर इंटरनेट वाला उसके हाथ में इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक मोबाइल दे देते हैं। अब क्या होता है, बच्चे जो देखते हैं अनजाने में वही सीख लेते हैं, क्योंकि उनके नन्हे से दिमाग में अच्छे और बुरे की समझ तो है नहीं।
बार बार अगर बच्चा छोड़िए बड़ा भी बार बार देखिए ना। एक बार कहीं पढ़ने में आया था कि एक जो बहुत कातिल किस्म का इंसान था, उसको पूछा गया कि आप इतने हिंसक कैसे हो गए, तो उसने बताया कि मैं शुरू से ही घर में मनोहर कहानियाँ आती थी, मैं उनको पढ़ता था और मुझे बड़ा मज़ा आता था। और बाद में धीरे धीरे जब मैं युवा हुआ तो मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, मैं स्कूल में भी मनोहर कहानियाँ लेके जाता था और मैं क्या करता, जो जो कुछ उसमें है फिर मेरे दिल में आया कि मैं उसे आजमाऊँ। और फाइनली उसने उन्हें आजमाते आजमाते उस आदमी को, उस युवा को जेल के पीछे भर दिया। यानी पूरा जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, बार बार जो कानों में जो तरंगे जाती है, तो फिर सोच को कहीं ना कहीं वो प्रभावित भी करती है। तो इसीलिए क्या है, स्नेह की धारा बहे, बच्चों के साथ उनके माता पिता जो है ना वो खेले, उनके साथ उन्हें बाहर ले जाएं, उनके साथ आउटडोर गेम्स खेले। उससे क्या है, बच्चे की एक्सरसाइज होगी तो बच्चे के मन की ग्रंथियाँ खुलती हैं। और जब ग्रंथियाँ खुलती है, जब पहले अंदर ग्रंथियाँ बनती है ना विचारों की, उसके बाद उनमें ईर्ष्या और हिंसा पनपती है। तो जब सारी ग्रंथियाँ खुली रहेगी, माहौल अंदर का स्वच्छ रहेगा और माता पिता हर समय अवेलेबल रहेंगे, तो जाहिर है कि बच्चे का मन खुश रहेगा, उसके मन में ग्रंथियाँ बनेगी ही नहीं। और इसके अलावा जो जब बच्चा बाहर खेलता है, जब आप माता पिता बच्चे के साथ खेलते हैं, तो उसका सामाजिकरण भी होता है, जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। संस्कारों की जो सीख है वो सीख नहीं, उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपके शब्दों को नहीं, आपके व्यवहार का अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए घर का व्यवहार अच्छा होगा तो बच्चों का भी व्यवहार अच्छा होगा। तो ठीक है कि बच्चे की दुनिया बाद में जितना घर में रहता है उससे ज़्यादा उसकी दुनिया बाहर भी हो जाती है, लेकिन अक्सर ये देखा कि अगर जड़ें मजबूत है, जड़ें अगर मजबूत है तो फिर वृक्ष अच्छा ही होता है, मजबूत ही होता है। और शिक्षा में नीति और संस्कारों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। पठन सामग्री का चयन भी बहुत कुशल हाथों में होना चाहिए। हम क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उसका भी हमारे व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ता है। पाठ्य सामग्री रुचिकर होने के साथ साथ ऐसी हो जो हमें हमारे संस्कारों से, हमारी जड़ों से, हमारी नीति से जोड़ के रखे। नीति विहीन तरक्की किसी काम की नहीं है। उस तरक्की में क्या है, उस तरक्की में सिर्फ ऊपर चढ़ता हुआ ग्राफ है, हवा में उड़ता हुआ ग्राफ है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत खोखली होती है। और खोखली जड़ों वाला पेड़ टिकता नहीं, पेड़ डालियों पर नहीं टिकता है, वृक्ष जो है वो जड़ों पर टिकता है। भारत की जीवन शैली के दो प्रमुख सूत्र है, जियो और जीने दो और वसुधैव कुटुंबकम। कोई भी भारतीय धर्म हिंसा और रक्तपात का पक्षधर नहीं, तो हमें पशुओं और प्रकृति के प्रति भी दयावान और अहिंसक होना होगा, क्योंकि हमारे जीवन का क्या है, हमारे जीवन का आधार है मानव और प्रकृति पर्यावरण का सह अस्तित्व। देखिए ना, एक हिरण के शिकार ने क्या हाल बना दिया राजा दशरथ और रघुकुल का। वो तो हिरण का शिकार सोच के उन्होंने तीर चलाया था, ठीक है कि वो तीर लगा श्रवण कुमार को, उन्हें श्राप मिला, लेकिन अगर वो शिकार की मन में नियत ही नहीं पालते तो ये सारा घटनाक्रम होता ही नहीं। तो सबसे पहले जो है इस धरती पर कोई जानवर ही आया था, इंसान बहुत बाद में आया है। तो आप देखा जाए तो हमसे ज़्यादा तो इस धरती पर हक जीव जंतु वनस्पति जल प्रकृति का ही है ना। अहिंसा परमो धर्म है। इस सिद्धांत को हमें कैसे अपनाना है, मनसा वाचा कर्मणा, और शांत रहते हुए जियो और जीने दो का अनुसरण करना है, ताकि हम स्वयं को भी और अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना सकें। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से मैं मानवीय मूल्यों की माला पटल को हृदय से शुक्रिया देना चाहूँगी, जो बहुत अच्छे अच्छे विषय लेकर आते हैं और उन विषयों पर हमें अपने विचार रखने का मौका देते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छी सोच रखिए। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद।